उत्तराखंड राज्य की बड़ी खबर यह है कि बागेश्वर की बहादुर पुलिस ने बागेश्वर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों को और कई NSUI नेताओं को संगीनतम धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 6 गिरफ्तारी हुई हैं और खबर है कि 1-2 गिरफ्तारियां और होने वाली हैं। जो धाराएं NSUI के इन नेताओं पर लगी हैं वे डकैती की, मारपीट की, हमले की, यानी संगीनतम धाराएं, और कोशिश ये दिखती है कि ऐसी धाराओं में बंद किया जाए जिसमें सीधे हाथ जमानत ना मिले। ये एक घटना है। ये घटना घटी क्यों? बागेश्वर NSUI ने ऐसा क्या किया कि पुलिस को संगीनतम धाराओं में इन नेताओं को गिरफ्तार करना पड़ा? दरअसल 2 रोज पूर्व बागेश्वर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चल रहा था। सब जानते हैं कि गुरु दक्षिणा कार्यक्रम ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और ना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है और ना ही राज्य सरकार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम RSS का अपना कार्यक्रम है और खासकर RSS के विद्यालयों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय RSS का विद्यालय अभी तो नहीं है। हम क्या भविष्य में तो राम जाने, लेकिन अभी तो नहीं है। खैर, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उनके साथ शायद कोई शिक्षक भी इस कार्यक्रम को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में मना रहे थे तो NSUI के छात्रों ने इसका विरोध किया। जब विरोध हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि अभी तो इन्हीं के आका सत्ता में है, को विरोध नागवार गुजरा। तू मैं छीना झपटी तक पहुंच गई। जब छीना झपटी होती तो थोड़ा बहुत कपड़ों पर भी असर पड़ता ही है। खैर, फिर कॉलेज में लगा कि मामला शांत हो गया है और कुछ ही समय के बाद दोनों धड़े NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थाने पहुंच गए और अपनी अपनी ओर से दोनों ने FIR दर्ज कर दी। 2 FIR थी और पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की FIR को महत्वपूर्ण माना और 6 NSUI नेता गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। शायद पुलिस ने किस आधार पर, क्यों, कैसे इस घटना को डकैती की घटना मान लिया, लूटपाट की घटना मान लिया, क्योंकि जो छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उनका आपराधिक चरित्र नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से वो लंबे समय से कॉलेज के विकास की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पठन पाठन कॉलेज में बेहतर हो के लिए संघर्ष कर रहे हैं, RSS की राजनीति से कांग्रेस को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनावश्यक हस्तक्षेप को कॉलेज के अंदर नहीं घुसने देने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कॉलेज के छात्रों का जो सबसे बड़ा प्रयास है वह हर चुनाव में कॉलेज परिसर को पुलिस छावनी में बदलने का जो प्रशासन द्वारा काम किया जाता है उसका विरोध है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि बागेश्वर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तब पुलिस छावनी में 3-3 महीने के लिए बदल दिया जाता है जब लोकसभा के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों या फिर पंचायतों के चुनाव हों। चुनाव के दौरान पुलिस कहाँ रहेगी, सुरक्षा बल कहाँ रहेंगे, चुनाव की मतपेटियों को कहाँ रखा जाएगा का एक ही स्थान बागेश्वर में प्रशासन को आज तक दिखा है और वो है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय।
अभी 3 महीने तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगर एक छावनी के रूप में, तो छात्रों को तो नागवार गुजरेगा ही, और छात्र इसका विरोध भी कर रहे थे। खैर, छात्र अच्छे पठन पाठन की भी मांग करते हैं, महाविद्यालय में पेयजल की मांग भी करते हैं। महाविद्यालय में छात्रों की मांग है कि हमारे यहाँ कानून की कक्षाएं भी शुरू की जाएं। अन्य भी बहुत सी मांगें छात्र करते रहते हैं, और इन छात्रों के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे अभी तक तो नहीं है। अब हम थोड़ा सा एफआईआर में उतरते हैं, क्योंकि कल एक मांग एसपी साहब के सामने गई है, और पुलिस अधीक्षक साहब से शायद किसी वकील ने कहा कि साहब दोनों एफआईआर जो हुई हैं उनकी तकनीकी जांच होनी चाहिए, और दोनों एफआईआरों को करना पड़ेंगे। तो एनएसयूआई द्वारा जो एफआईआर दी गई है वो ऐसा लगता है जैसे लड़के बैठे, और ऐसे लड़के जिनको एफआईआर लिखनी भी शायद नहीं आती है, बैठे और उन्होंने जो था वो लिखकर पुलिस को दे दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो लगता है कि उसमें पूरा पुलिसिया अंदाज से लिखी गई एफआईआर साफ दिखाई देती है, और तभी एसपी साहब से कहा गया कि साहब एफआईआर की तकनीकी जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थाने मामला पहुंचा था, और थाने से ही समाप्त हो जाता। पुलिस दोनों पक्षों को, पुलिस अभिभावक की भूमिका में वहाँ खड़ी होती, दोनों पक्षों को प्यार से पुचकार कर या धुतकार कर, डांट कर वार्ता करती, बातचीत करती, व्यवहार करती, और दोनों पक्ष अपने अपने घरों में होते, जैसा अक्सर होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? बड़ा सवाल है। अगर मामला थाने से कोर्ट और कोर्ट से जेल तक पहुँच गया है तो इसके पीछे क्या था? क्योंकि छात्र संघों में विवाद होते रहते हैं, छात्रों में विवाद होते रहते हैं, थाने तक मामले जाते हैं, थाने से आगे नहीं ही जाते हैं। अगर हम इसकी जड़ में पहुंचे तो पहले तो सीधा सीधा दिखाई देता है। मैं साफ साफ शब्द में कहूं कि अगर आज स्वर्गीय चंदन रामदास जिंदा होते तो यह मामला थाने से आगे जाता ही नहीं, वो स्वयं हस्तक्षेप करते और दूध का दूध पानी का पानी थाने में ही हो जाता। बागेश्वर जनपद में आज की तारीख में बागेश्वर के पास ऐसा एक भी नेता नहीं है जो सामाजिक जानकारियां रखता हो, सामाजिक संवादों को राजनीतिक संवादों से अधिक महत्व देता हो। ऐसा नेता आज की तारीख में नहीं है। इस बात को यूं इस तरह से भी कहा जा सकता है कि चंदन रामदास के बाद बागेश्वर नेता विहीन हो चुका है। संपूर्ण बागेश्वर, 2 विधानसभाएं हमारी हैं, दोनों नेता विहीन हो चुके हैं। ना कांग्रेस के अंदर एक सर्वमान्य नेता बचा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो इस घटना की जो बड़ी वजह है वो तो यही है कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। फिर भी पुलिस एकदम इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, ये सामाजिक, राजनीतिक और पुलिसिया चरित्र को जानने वाले कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? तो आरोप लग रहा है कि पीछे से दबाव था। भाई सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, संभव है कि दबाव रहा हो, और इस दबाव से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ तो कतई नहीं। हाँ, नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है, और इतना बड़ा नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते। एक तो बागेश्वर छात्र संघ, पूरे बागेश्वर जनपद में जो छात्र संघ हैं, छात्र हैं, वो एनएसयूआई की ओर ही झुके हुए छात्र हैं। उसके अलावा इस घटना ने जो संवाद पूरे जनपद में, जनपद ही नहीं पूरे उत्तराखंड में भेजा है, उससे निश्चित रूप से सरकार बहादुर की छवि पर असर पड़ा है। माननीय आदरणीय मोहन भागवत जी से तो एक सवाल बनता ही है कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा था संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन हो चुका है कि अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। और इस कहे का खंडन आज की तारीख तक
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। यह अलग बात है कि तिलमिलाई हुई आरएसएस बहुत कुछ इस बीच में बोल रही है, ज्ञान दे रही है, राजधर्म भाजपा को सिखा रही है, यह अलग सवाल है। लेकिन आदरणीय आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी, बागेश्वर की घटना सिर्फ बागेश्वर के छात्रों को कैद कर जेल भेजने की नहीं है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको भी बता दिया गया है कि गुरु दक्षिणा जैसे आपके कार्यक्रम आपके कब्जे में नहीं है, वो अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। भारतीय जनता पार्टी के घटक छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कब्जे में है और आरएसएस के कार्यक्रमों का भाजपा जहां चाहेगी, जैसे चाहेगी उपयोग करेगी, दुरुपयोग करेगी। वरना जिस तरीके से अभी आपने राजधर्म सिखाने की कोशिश भाजपा को की है, तो आप ही के शब्दों में भाजपा ने आपको जवाब दे दिया है बागेश्वर की घटना के माध्यम से, क्योंकि सरकार उत्तराखंड में भाजपा की है और जो भी उत्तराखंड में होगा वो सरकार की मर्जी से ही होगा। पुलिस को लेकर भी कई सवाल हैं। मुझे मालूम है कि बागेश्वर में जो पुलिस का चरित्र था वो इतना खूंखार कभी नहीं रहा। निश्चित रूप से भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारत को जो पुलिस व्यवस्था मिली वो कलंकित पुलिस व्यवस्था थी। और पुलिस क्योंकि सीधे सीधे राज्य के अधीन है और राज्य की रक्षा करती है, इसलिए राज्य ने उसके कलंकों को धोने का प्रयास भी कभी नहीं किया। सिर्फ मित्र शब्द लगाने से कलंक घटते नहीं हैं। लेकिन बागेश्वर की इस घटना ने, जिसमें छात्रों को डकैती जैसी, लूटपाट जैसी संगीन धाराओं में जेल भेज दिया के बाद पुलिस पर और गाढ़ा कलंक लगा है, क्योंकि बच्चे छूट जाएंगे। कल ही जब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तब इतना ही सवाल अदालत की ओर से पूछा गया कि बरामदगी क्या है। हाथ पैर फूल गए थे, तब पीछे से जवाब आया कि नहीं, अभी और लोग गिरफ्तार होने हैं। यानी अपनी बरामदगी को छुपाने के लिए, क्योंकि वो थी नहीं, एक झूठ परोसा गया, नहीं अभी कुछ लोग और गिरफ्तार होने हैं। पुलिस महकमा, क्योंकि पुलिस का महकमा होता है, उसको बहुत सी जानकारियां होती हैं, अपने बचाव में भी, दूसरे को फंसाने के लिए भी। लेकिन एक सवाल पुलिस से, अगर पुलिस थोड़ा भी संजीदा होती, ईमानदार होती, तो दोनों एफआईआरों को पढ़ती और बहुत साधारण तरीके से पढ़ती, तो उसकी समझ में आ जाता कि कौन सी एफआईआर ईमानदारी से लिखी गई है और कौन सी एफआईआर पुलिस या दिमाग से लिखी गई है। एनएसयूआई की जो एफआईआर थी वो साधारण शब्दों में थी और ऐसा लग रहा था कि छात्र गए और उन्होंने अपनी बात वहां लिख कर दे दी। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एफआईआर में आरोप थे, और ऐसे आरोप थे कि पुलिस को मौका मिल गया डकैती के धाराएं लगाने का, लूट की धाराएं लगाने का, मारपीट की धाराएं लगाने का। और सब जानते हैं कि 1-2 तारीखों के बाद मामले समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपने, पुलिस बहादुर ने छात्रों को 14 दिन की रिमांड पर तो जेल में भेज ही दिया, और नए पुलिस कानून में तो वो 90 दिन तक के लिए भी इनको रिमांड में ले सकते हैं। लेकिन अदालत जब दे तब 14 दिन की रिमांड देना अदालत की भी मजबूरी थी, दे दिया है। इधर एक और सवाल बागेश्वर में उठा है। कांग्रेस को मालूम था, परसों रात ही पूरे शहर में सुगबुगाहट थी कि कभी भी एनएसयूआई के छात्रों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सुगबुगाहट थी और दूसरे दिन गिरफ्तार भी हुए। अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं नहीं साहब, इस सुगबुगाहट की जानकारी हमको नहीं थी, तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और जब पुलिस ने देखा कि खासम खास कांग्रेसी किसी यात्रा की आड़ में
शहर छोड़ चुके हैं, तो पुलिस को इन छात्रों को गिरफ्तार करने की में कोई परेशानी नहीं आई और सारे छात्र थाने के रास्ते अदालत और अदालत के रास्ते जेल भेज दिए गए। इतिहास लिखा गया है कल कि बागेश्वर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि छात्र कॉलेज में आरएसएस की राजनीति सहन नहीं कर रहे थे। यह इतिहास लिखा गया है। इसी इतिहास के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी इतिहास लिखा गया है। ऐसे समय पर जब एनएसयूआई के छात्रों को खासम खास कांग्रेसियों की जरूरत थी, जो लीडरशिप में है, जो आगे कोई विधायक बनना चाहता है, कोई सांसद बनना चाहता है, कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना चाहता है, बड़े बड़े पदों पर जाने की लालसा जिन कांग्रेसियों की है, वो सभी ऐसे समय पर एनएसयूआई के छात्रों को अकेला छोड़कर कहीं दूर घुमक्कड़ी यात्राओं में निकल लिए। एक सच और सामने आया।